हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सीबीएसई रैंकर्स यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से 9th क्लास के बच्चों के लिए साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट जो हमारे चैप्टर हैं उनको कवर करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो आज की ये जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम करने वाले हैं चैप्टर सेल। कौन सा बेटा? चैप्टर सेल वाला करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स बनते हैं उसको कवर कराया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या रहेंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कवर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें आपको समझ आ रही होंगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। देखेंगे बच्चों, यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है वो है कोशिका, यानी कि सेल। ठीक है, अगर हम समझते हैं बेटा सेल होती क्या है, ठीक है ना, आखिर कोशिका होती क्या है। जैसे हम ये जानते हैं कि अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, कोई नॉन लिविंग थिंग है यानी कि जिसके अंदर जीवन नहीं है बच्चों, तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? उसकी उत्पत्ति होती है एटम से, है ना। एटम से होती है, इतना आप जानते होंगे 9th क्लास के हो तो। ठीक है, क्योंकि हमने कहा भाई एटम एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा पार्टिकल है जिसको हम और ज़्यादा डिविजिबल नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर हम कोशिका की बात करें तो ये हमारे किस में आते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उनके लिए कोशिका का प्रयोग किया जाता है बच्चों। यानी कि कोशिका की अगर बात करें तो कोशिका आपकी फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है बेटा, फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। क्लियर है ये बात? ठीक है, फंडामेंटल का मतलब क्या है कि सबसे बेस की ये इकाई है, सबसे छोटी इकाई है जिससे एक जीवन संभव होता है बच्चों। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, ये हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि कोशिका फंडामेंटल यूनिट है किसकी? लाइफ की। और कैसी है बेटा? ये सबसे छोटी यूनिट होती है, ये सबसे छोटी यूनिट होती है जो किसी के सजीव का जीवन संभव बनाती है। क्लियर है यहाँ तक? ये तो बेसिक सी बातें हुई, ये बेसिक सी बातें हुई। लेकिन बेटा हमें इसमें पढ़ना क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि कोशिका है क्या। हमने कहा जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। यानी कि जितने भी जीवधारी लोग हैं, ठीक है, जीव जंतु कीड़े मकोड़े ये सारे, यानी कि जो अपना जीवन जी रहे हैं, जिनकी एज बढ़ रही है, ठीक है, तो उनके अंदर ये एक आधारभूत और संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यानी कि इसी की वजह से वह व्यक्ति काम कर पा रहा है ना, इसी के आधार पर उसकी पूरी की पूरी संरचना बनी हुई है। तो इसीलिए हम कहेंगे कोशिका हर एक सजीव के लिए क्या है बेटा? फंडामेंटल यूनिट है, आधारभूत संरचना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, हमने कहा संसार के जितने भी छोटे छोटे जो जीव हैं वो किन से बने हैं? कोशिकाओं से ही मिलकर बने हैं बच्चों। ठीक है, संसार के अंदर आप चाहे जिस चीज़ को भी देख लो, चाहे हम मानव की बात कर लें, ठीक है, या फिर जानवर की बात कर लें, ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें जो सजीव हैं वो सारी की सारी किससे मेडअप हुई है? वो मेडअप हुई है सेल से। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि कोशिका का अध्ययन यानी कि सेल का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ बेटा सेल, ठीक है, स्टडी ऑफ सेल को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे साइटोलॉजी। क्लियर है ये बात? स्टडी ऑफ सेल को हम क्या कहेंगे? साइटोलॉजी कहेंगे। ठीक है, यानी कि कोशिका का अध्ययन करना। जब हम कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, जब हम कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? साइटोलॉजी कहेंगे। फिर यहाँ पर बात ये उठकर आती है बच्चों कि कोशिका की खोज, है ना, कोशिका की खोज किसने करी? सबसे पहले कब की? ठीक है, और लिविंग थी नॉन लिविंग थी ये कैसे पता करेंगे हम? ठीक है, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आती है बच्चों, क्या कि कोशिका की खोज सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की है बच्चों। याद रखोगे किसने करी है? रॉबर्ट हुक ने की है। और ये कैसी कोशिका थी बच्चों? ये थी डेड सेल आपकी, यानी कि मृत कोशिका थी। ठीक है ना, याद रखोगे इस बात को। और क्या याद रखना है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक माइकोग्राफिया में प्रकाशित की है। यानी कि रॉबर्ट हुक की एक पुस्तक है बेटा, एक बुक है, कौन सी? माइक्रोग्राफिया, है ना। इसमें ये बताते हैं कि इन्होंने कोशिका की खोज कैसे की है ना, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ सेल कैसे किया ये बताया है अपनी पुस्तक में। ठीक है, अच्छा और क्या बातें याद रखनी है? फिर हमने कहा यहाँ तो मृत कोशिका की खोज की गई बच्चों, है ना,
मृत कोशिका की खोज करने वाले कौन, रॉबर्ट हुक हो गए। वहीं पर अगर बात करें कि जीवित कोशिका की खोज करने वाले कौन, तो आपको याद रखना है कौन, एवी एवी ल्यूवेनहुक, ठीक है ना। एवी ल्यूवेनहुक ने क्या करी है बेटा, जीवित कोशिका की खोज की है। और कब की, 1674 में, ठीक है। और ये वाली कब हुई थी बच्चों, ये हुई थी 1665 में। क्लियर है यहाँ तक बात, यहाँ तक उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। वहीं पर कोशिका का सिद्धांत दे दिया गया। कोशिका का सिद्धांत देने वाले कौन भाई, जर्मनी के वनस्पति विज्ञान थे एक, कौन थे, एम.जे. स्लाइडेन, ठीक है। और जर्मनी के तंतु विज्ञान थे थियोडोर, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर क्या दिया भाई, कोशिका का सिद्धांत दे दिया, ठीक है। लेकिन आपके लिए यहाँ पर पहली स्लाइड से बच्चों क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएगी, पहली स्लाइड से क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा मैं हाईलाइट कर देता हूँ एक बार, ठीक है। मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। पहली तो ये कि स्टडी ऑफ सेल, ठीक है। और सबसे पहले खोज किसने करी, ठीक है। और दूसरे नंबर पे लिविंग सेल की खोज कब और किसने करी। ये तीन बातें यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको सभी बातें समझ में आ रही होंगी। तो बढ़ते हैं बेटा अगली स्लाइड की ओर और देखते हैं उस पर क्या क्या है। देखो यहाँ पर हमने कहा जो आपकी सेल होती है बेटा, है ना, जो सेल होगी, कोशिका होगी, इसके दो पार्ट होते हैं आपके, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। आपको पता है ना, जो सजीव होते हैं दो ही रूप में होंगे, या तो वो प्लांट के रूप में होंगे बच्चों, है ना, या तो वो प्लांट के रूप में होंगे या फिर एनिमल के रूप में होंगे। इसीलिए हमने इसको दो भागों में बांट दिया, प्लांट सेल और एनिमल सेल। देखो कुछ इस तरीके से दिखता है, ये हमारी प्लांट सेल है और ये हमारी एनिमल सेल है। ये आपको डायग्राम इसलिए दिखा दे रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में ना इसका डायग्राम आता है, ठीक है। डायग्राम पूछते हैं कि डायग्राम बनाइए प्लांट सेल और एनिमल सेल का, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लेंगे डायग्राम में क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ मौजूद हैं और कैसे इसको बनाना रहेगा, ठीक। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं बेटा आगे। देखो यहाँ पर हमने कहा कोशिका का सिद्धांत, है ना, कोशिका का सिद्धांत। अब कोशिका के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो सेल थ्योरी है आपकी, क्या, सेल थ्योरी, ठीक है। इसमें क्या क्या बातें बताई गई, इसमें पहली बात तो ये कहा गया बेटा कि प्रत्येक जीव, जितने भी जीव हैं उनकी उत्पत्ति कोशिका से ही होती है ना। यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं उनकी उत्पत्ति किससे हो रही है बेटा, उनकी उत्पत्ति हो रही है कोशिका से, ठीक है। ये किस में बताया गया है, ये सेल थ्योरी के अंदर बताया गया है। अच्छा, प्रत्येक जीव का शरीर एक या बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है ना। हमने कहा जो जितने भी जीव होते हैं ना उनका जो शरीर है या तो वो एक कोशिका से बना होगा, सिंगल सेल से बना होगा, या फिर बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, है ना, जिसे हम मल्टी सेल कहेंगे बेटा। अच्छा एक बार मुझे आप बता दोगे, एक बार बता दोगे कि जो ह्यूमन है बेटा, है ना, जो ह्यूमन है वो कैसा, सिंगल सेल वाला है या मल्टी सेल वाला है, ठीक है। आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर देंगे कि जो ह्यूमन है वो सिंगल सेल वाले हैं या मल्टी सेल वाले होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। कह रहे हैं कोशिका के निर्माण में केंद्रक प्रमुख भूमिका निभाता है। देखो हमने कहा जो सेल के अंदर बेटा, सेल के अंदर ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो पार्ट दिख रहा है इसको कहते हैं हम न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। मेन काम इसका है बेटा, है ना, मेन काम इसका है। ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, ये पूरी तरीके से क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है सेल को, ठीक है। तो जैसे हमने कहा कंप्यूटर के अंदर ब्रेन क्या होता है बेटा, ब्रेन होता है उसका सीपीयू। सिमिलरली अगर देखा जाए तो सेल के अंदर जो ब्रेन है वो इसका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक आपका। क्लियर बच्चों, यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी आप सभी को, ठीक है। आगे देखो, कह रहे हैं यहाँ पर सभी कोशिका अलग अलग होती हैं लेकिन आपस में मिलकर सामूहिक रूप से ये कार्य करती हैं। देखोगे तो हर कोशिका अलग अलग होगी बेटा, है ना, हर कोशिका देखने में और उसका कार्य, उसका जो फंक्शन होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन ये मिलकर काम करती है, सामूहिक रूप से कार्य करेंगी बेटा, ठीक है। अच्छा और क्या बातें बताई कोशिका के सिद्धांत में, कह रहे नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका विभाजन से ही होगा। यानी कि हमने कहा जो सेल बन रही है किससे बन रही है, कोशिका विभाजन से, यानी कि सेल डिवीजन से। सेल डिवीजन बेटा एक ऐसा मेथड होता है जिसमें एक सेल होगी वो क्या करेगी, दो पार्ट में टूट जाएगी, फिर ये जो दो सेल हैं ये अपने अपने आप को दो दो पार्ट में ऐसे तोड़ लेंगे। इसी तरीके से बच्चों, इसी तरीके से सेल डिवीज़न चलता रहता है,
ठीक है। इसी तरीके से सेल डिवीज़न चलता रहता है। तो कोशिका का सिद्धांत बच्चों ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये चीज़ अच्छे से याद करके जाओगे आप एग्ज़ाम में। चलिए आगे देखते हैं जरा। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों वो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि MCQs बनेंगे, ठीक है ना। MCQs क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब देखो ये आपकी बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी तो है, लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए, है ना। क्या कहा बेटा यहाँ पे कि सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए, क्या आप बता दोगे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है आपकी? हमने कहा सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। इजी है, याद हो जाएगा ना बच्चों, याद हो जाएगा, बोलेंगे यस कमेंट में, हाँ याद हो जाएगा कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है बेटा? माइकोप्लाज्मा है। ऐसी अगर बात कर ली जाए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है ना, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है बच्चों, तो हम कहेंगे शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या कहेंगे? शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी कि ऑस्ट्रिच का जो एग होता है ना बच्चों, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वही क्या है आपकी सबसे बड़ी कोशिका है ना, सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट सेल है वो आपकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट में ये पूछा गया मानव शरीर की, याद रखना ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है? शुक्राणु, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? स्पर्म्स के नाम से जानते हैं। ये देख पा रहे हो आप डायग्राम में, है ना, जिसको हम स्पर्म्स के नाम से जानते हैं। ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है, ठीक है। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात? अब आगे देखो, कह रहे हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है फिर, तो हम कहेंगे वो होता है अंडाणु, यानी कि ओवम, ठीक है। वो क्या होता है बेटा? ओवम। अच्छा यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना कि जब हम स्पर्म्स की बात करते हैं तो ये किसकी बात कर रहे हैं? मेल की, ठीक है। जब हम ओवम की बात करते हैं बच्चों तो ये किसकी बातें हो रही है? फीमेल की। क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर होगा ये सारी चीज़ें। आगे देखो, कह रहे हैं मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, देखो ये थी सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, ये सबसे बड़ी कोशिका थी, लेकिन यहाँ पर कह रहा है सबसे लंबी। इसमें काफ़ी फर्क है बेटा, लंबी और बड़ी में काफ़ी फर्क है। जब बात करेंगे आपसे कि लंबी कोशिका बताओ, कैसी कोशिका? लंबी कोशिका, तो आप कहेंगे तंत्रिका कोशिका, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्लियर है बच्चों? लेकिन जब कहेंगे कि सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर की, तो हम उसे अंडाणु कहेंगे। लेकिन जब ये नहीं कहा रहेगा कि मानव शरीर की बताओ, तब हम क्या बताएंगे? शुतुरमुर्ग का अंडा। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। क्लियर है? एक और है यहाँ पर, कहने कि पौधे में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? पौधे में सबसे बड़ी कोशिका होती है कपास की। किसकी बेटा? कपास के तंतु की होती है, ठीक है। कपास यानी कि कॉटन की होती है। क्लियर है? यहाँ तक ये बातें क्लियर होंगी आपको? यहाँ तक बातें क्लियर है तो एक बार कमेंट में लिख देंगे जी सर समझ आ रहा है जितना भी आप पढ़ा रहे हैं। जल्दी से सभी लोग कमेंट कर देंगे, 10 सेकंड के अंदर सभी लोग कमेंट कर देंगे, ठीक है बच्चों? यस, तो उम्मीद करते हैं कि आपने कमेंट कर दिया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा। नेक्स्ट में आ गए बेटा हम किस पर? हम कह रहे हैं कोशिका के आकार में भिन्नता, यानी कि जब हम कोशिका के आकार की बात करते हैं हमें ये पता होना चाहिए बच्चों कि कोशिका के अलग अलग प्रकार है ना, अलग अलग आकार है, ठीक है। आकार मतलब उनके साइज़ की बात कर रहे हैं, तो साइज़ के बिहाफ पर, ठीक है, क्या कहा हमने? साइज़ के बिहाफ पर हमने इसको दो भागों में बांटा है बच्चों। कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। पहला होता है आपका प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है आपका यूकैरियोटिक। बताओ, ये नाम याद हो जाएंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। किसके आधार पे बेटा? आकार के आधार पे, है ना। याद रखोगे इतनी बातें। अब जरा देखो कि दोनों में आखिर फ़र्क क्या है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है, ठीक है। देखो चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप आसानी से इसका आंसर लिख लेंगे, ठीक है। ऐसा मैं मानता हूँ कि चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं बेटा पहले पॉइंट से, है ना। प्रोकैरियोटिक में कहा गया ये कोशिकाएं अर्धविकसित होती हैं, यानी कि पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं होती हैं। लेकिन यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं बेटा, ये कैसी होती है? ये पूर्ण विकसित होती हैं, यानी कि पूरी तरीके से बनी होती हैं, ठीक है। तो हमने कहा ये कैसी? ये अंडर डेवलपमेंट होती है, ये डेवलप्ड होती हैं। क्लियर? ईजी है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, हमने कहा इसके अंदर केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस,
कैसा होता है, ये भी अविकसित होता है, यानी कि डेवलप्ड नहीं होता। और यहाँ पर जो केंद्रक होगा, न्यूक्लियस होगा, वो पूरी तरीके से विकसित होगा। ठीक है। इसके बाद हमने कहा इसमें राइबोसोम का जो प्रकार है, कैसा प्रकार है, 70S। आगे समझेंगे बेटा होता क्या है। ठीक है। और इसमें कितना राइबोसोम्स है बेटा, 80S। कितना है, 80S। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं जरा, कह रहे इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता, यानी कि इसमें सेल विभाजन, सेल का डिवीजन नहीं होगा, और इसमें सेल डिवीजन होता है बच्चों। क्लियर है। बेसिक से पॉइंट है, आसानी से याद हो जाएंगे। इसमें श्वसन तंत्र झिल्ली में होता है। ठीक है। और इसमें कहाँ पर होता है बेटा, इसमें माइटोकॉन्ड्रियम होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रियम में। क्लियर। अब एग्जाम्पल जान लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक वाले जो सेल हैं उसके एग्जाम्पल कौन है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। ठीक है। बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा याद रखोगे। ये जो है ना आपका प्रोकैरियोटिक है ना, ये हमेशा लोअर की बात करेगा, लोअर ऑर्गेनिज्म की। ठीक है ना, लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करेगा, यानी कि जो निम्न जीव है ना उनकी बात करेगा, जो छोटे छोटे हैं। ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें यूकैरियोटिक की, ठीक है, यूकैरियोटिक की, तो ये किसकी बात करते हैं बेटा, हायर की। किसकी, हायर ऑर्गेनिज्म की बात करेगा। इनका अगर हम साइज की बात करें, ठीक है, तो इनका साइज कैसा होता है, बड़ा होता है। इनका साइज कैसा होता है बेटा, लार्ज होता है। ठीक है, कैसा होता है, लार्ज होता है। वहीं पर अगर हम इसके साइज की बात करें, ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉलेस्ट होते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। क्लियर है बच्चों, ये बात क्लियर है कि अगर हम कोशिका के दो प्रकार देखें उसके आकार के आधार पर, तो वो आपका है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और बेटा याद रखोगे एक बात, क्या, एक बात ये याद रखोगे आप कि आपके एग्ज़ाम में ये 100% आता है। ठीक है, एग्ज़ाम में आपके 100% आता है, इसलिए ज़रूर से ज़रूर याद करके जाएंगे ये चीज़। क्लियर है। चलो बढ़ते बेटा आगे अगली स्लाइड पर। देखो यहाँ से समझने की कोशिश करो, है ना, यहाँ से आपको समझने की ज़रूरत है बच्चों। देखो देखो इसमें कहा गया है आपसे, प्रोकैरियोटिक जो सेल है वो इस तरीके से दिखती है, कुछ कुछ इस तरीके से। वहीं पर यूकैरियोटिक सेल जो है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। देखो यहाँ पर दिख रहा है ना बच्चों कि ये जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस जो है ये डेवलप्ड नहीं है। देखो रेशे जैसा है ना, बिल्कुल धागे जैसी संरचना दिख रही है इसकी। तो हमने यही तो कहा था कि इसका जो न्यूक्लियस होगा वो अंडर डेवलपमेंट होगा, यानी कि डेवलप्ड नहीं होगा पूरी तरीके से। लेकिन इसका जो न्यूक्लियस होगा बच्चों, इसका जो न्यूक्लियस होगा वो बिल्कुल पूरे तरीके से डेवलप्ड होगा, यानी कि तैयार रहेगा। ठीक है, तो देख पा रहे हो यहाँ पर क्लियर हो रहा है आपको, है ना, यहाँ पर क्लियर हो रहा है। इसका राइबोसोम देखो, इसका राइबोसोम यहाँ पर दिख रहा है, छोटे छोटे हैं बहुत, है ना, लेकिन इसका राइबोसोम देखो ये रे। ठीक है, क्लियर है बात, यहाँ तक क्लियर होंगी आपको बात। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसका भी आपको हमने पिक्चर दिखा दी है ताकि आपको ये समझ आ जाए। ठीक है। अच्छा, दोनों के अंदर अगर हम देखें तो सेल मेम्ब्रेन, बाकी आगे पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। ठीक है, चलो वहीं डिस्कस कर लेंगे, क्यों अभी कन्फ्यूज़न में डालें। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ तो याद करना ही करना है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बेटा बता दिया गया आपको कि एग्ज़ाम में ये बहुत ज़रूरी है आपके। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम में, ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, आपको एग्ज़ाम की तैयारी करके जाना है, और ये इसके लिए नंबर आने ही चाहिए आपके। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। आगे आपको समझना है बेटा, क्या आगे समझना है आपको, यहाँ पर कोशिका झिल्ली के बारे में। ठीक है ना, कहा था ना सेल मेम्ब्रेन आगे पढ़ने वाले, तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन होती क्या है बेटा, हमने कहा ये कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। हमने कहा देखो ये सारी के सारी क्या है, ये इसके अवयव है, ये सेल के क्या है बेटा, कंपोनेंट है। ये चारों तरफ से घिरे हुए ना, किस चीज़ से घिरे हैं, कोशिका झिल्ली से घिरे हैं। किससे बेटा, कोशिका झिल्ली से, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। यानी कि आप कह सकते हो कि जो सेल के कंपोनेंट को चारों तरफ से घेर देते हैं, है ना, उसको बैंड कर देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्लियर है। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में ही पाए जाते हैं। चाहे हम एनिमल सेल की बात कर लें बेटा, या फिर प्लांट सेल की बात कर लें, तो दोनों में ही ये मौजूद होंगे। कौन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही होता है। क्लियर। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों को कंट्रोल करता है ना। इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये जो बाहर की परत दिख रही है ना बेटा, इस परत को हम क्या कहते हैं, इसी परत को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अगर बाहर से कोई चीज़ अंदर जा रही है, ठीक है, बाहर से कोई चीज़ अंदर जा रही है, उसको अंदर जाने देना है या नहीं जाने देना है, ये कंट्रोल किसके हाथ में, सेल मेम्ब्रेन के हाथ में है। ठीक है, याद रखोगे। और ये कैसी झिल्ली होती है बेटा, ये
अर्ध पारगम्य होती है, यानी कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं, मतलब इसमें से आर पार नहीं देखा जा सकता। क्लियर है, ये बातें क्लियर है। तो सेल मेम्ब्रेन एक कंपोनेंट है सेल का, आपको उसके बारे में बता दिए गए, आप इसे आसानी से याद करेंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ तक बातें? अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे एक बार, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर देंगे। ठीक है, लाइक कर देंगे सभी लोग। ठीक है, देखिएगा आगे, है ना। इसके बाद आता है बेटा क्या, कोशिका भित्ति। क्या आता है बेटा, कोशिका भित्ति आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं बेटा। क्या कहेंगे, सेल वॉल। तो देखो इसके बारे में क्या क्या बातें हमने कहा, ये केवल और केवल किस में मिलेगी बेटा, पादपों में मिलेगी, यानी कि पेड़ पौधों में, प्लांट्स में मिलेगी केवल, एनिमल में ये नहीं होती, एनिमल सेल में नहीं होती। अब इसका कारण भी समझना जरा, है ना, इसका कारण भी समझना, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो जैसा हमने कहा एक ह्यूमन है, ठीक है, एक ह्यूमन है, ह्यूमन क्या करता है, अपने हाथों को बेंड कर लेता है, मोड़ लेता है, पैरों को मोड़ सकता है ना, पैरों को मोड़ सकता है, अपनी गर्दन को झुका सकता है किसी भी साइड। ठीक है, समझ पाए? क्या प्लांट ऐसा कर सकते हैं? क्या प्लांट ऐसा कर सकते हैं, बताइए? नहीं कर सकते ना, क्योंकि प्लांट में क्या लगी है बेटा, सेल वॉल लगी है। वॉल का काम क्या है, वॉल का काम है उसे प्रोटेक्शन देना, है ना, ताकि वो गिरे ना। जैसे मान लेते हैं कि ये एक पेड़ है बेटा, है ना, ये एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ की क्या है, ये पेड़ का तना, हाँ वो मेन पार्ट है, ठीक है, यानी कि ये लकड़ी है पेड़ की पूरी की पूरी। क्या आप इसे यहाँ से इस तरफ से झुका सकते हो, पॉसिबल है? तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि उसमें सेल वॉल है। ठीक है, क्योंकि प्लांट में क्या होती है, सेल वॉल मौजूद होती है। लेकिन अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन पूरा का पूरा, अगर वो सीधा है तो वो ऐसे बैंड हो सकता है नीचे की ओर, ठीक है ना, क्योंकि ह्यूमन में यानी कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती हैं। क्लियर है ये बात? दूसरा क्या याद रखना है, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। तीसरा क्या, कि ये कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहायता करती हैं, यानी कि उसकी शेप को फिक्स करती हैं। ठीक है ना, किसकी शेप को, सेल की शेप को फिक्स करने का काम करती हैं। और ये है पेड़ों को कठोरता प्रदान करती हैं। ठीक है, पेड़ों में क्या आती है, इससे कठोरता, हार्डनेस आती है बेटा। ठीक है, क्लियर है? तो याद क्या रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होती है बेटा, प्लांट में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। ठीक है, क्लियर है ये बातें? उम्मीद करते हैं ये क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ से ना आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है बेटा एक। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि इनमें से क्या है जो एनिमल सेल में मौजूद नहीं होता है। तो आपको याद रखना है सेल वॉल। ठीक है, आपको एग्जाम्पल हमने समझा दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जरा। इसके बाद आता है अगला कंपोनेंट बेटा, केंद्रक, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। क्लियर, न्यूक्लियस। अब ये होता क्या है, ठीक है, न्यूक्लियस होता क्या है, हमने कहा, जैसे हमने पढ़ा था सेल के बारे में। ठीक है, हमने सेल देखी थी, देखो एक बार दिखा देते हैं फिर से। देखो ये हमने सेल जानी थी बेटा, हमने कहा ये रहा प्लांट सेल। प्लांट सेल में भी देखोगे ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, है ना, केंद्रक कहते हैं। ये भी क्या है बेटा, केंद्रक। ये एनिमल सेल में, तो दोनों के अंदर ये मौजूद है। और हमने ये भी जाना था बच्चों कि इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है कंट्रोल करना पूरी तरीके से, है ना, सेल को कंप्लीटली क्या करना, सेल को कंप्लीटली कंट्रोल करना, इसी का काम था। ये हमने पढ़ लिया था यहाँ पर। ठीक है, ये हमने यहाँ पर पढ़ा था। अब देखो जरा आगे, अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं जरा। तो हमने कहा ये रहा न्यूक्लियस आपका। न्यूक्लियस क्या है बेटा, हमने कहा कोशिका के मध्य में एक रचना होती है। देखो ये रही पूरी की पूरी कोशिका, ये रही एक सेल, और इसके बिल्कुल बीच में क्या मौजूद है बेटा, इसके बिल्कुल बीच में मौजूद है केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है, और यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही मिलेगा ये। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है, क्योंकि ये कोशिका के प्रबंधन के रूप में कार्य करता है। जैसे एक बैंक का मैनेजर होता है ना, बैंक का मैनेजर हो गया, कंपनी का मैनेजर हो गया, वो क्या करता है, वो पूरे स्टाफ को कंट्रोल करता है कि किसका काम क्या है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस क्या है, प्रबंधक है, मैनेजर है ना, मैनेजर के रूप में काम करता है। इसका मतलब क्या है कि उसको नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। अच्छा, इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ब्रेन कहते हैं। क्या कहेंगे, ब्रेन। तो आप कहेंगे ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल। ब्रेन ऑफ सेल किसे कहेंगे हम, न्यूक्लियस को कहेंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब इसकी भी तो खोज की गई होगी, तो हमने कहा जी इसकी भी खोज हुई है। कब हुई है, 1831 में।
1831 में हुई है। और किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने। तो देखोगे जरा कि जो भी हमारी सेल होती है बेटा, जो भी हमारी सेल होती है, ठीक है, वो अगर आप डायग्राम वगैरह में देखोगे, है ना, डायग्राम वगैरह में देखोगे तो कौन से कलर की दिखती है बेटा? कौन सी कलर की दिखती है? ब्राउन में दिखेंगी ना लगभग, है ना। आप देखोगे मोटा मोटा देखोगे तो वो कैसा दिखेगी? ब्राउन कलर में दिखेगी। तो उससे आप याद कर लो कि रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज करी है। ठीक है, क्लियर है, आसानी से याद हो जाएगा कि न्यूक्लियस की खोज किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने की। कब की बेटा? 1831 में। क्लियर है। अच्छा, इन न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा क्या क्या बेटा? इन न्यूक्लियस के अंदर होता है बेटा आरएनए और डीएनए। ठीक है, यानी कि राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये दोनों मिलते हैं, डीएनए भी वहीं मिलता है। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा बेटा? केंद्रक में। ठीक है, न्यूक्लियस में। याद रखोगे इसे। और क्या याद रखोगे? 70 से 80% प्रोटीन और 10% क्या? डीएनए और 2-3% क्या? आरएनए और 3 से 5% की मात्रा में क्या होगा बेटा? लिपिड होगा। क्या होगा? लिपिड। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें समझ आ रही होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि 70 से 80% किससे बना होता है बेटा? ये प्रोटीन से। क्लियर है, यहाँ तक केंद्रक के बारे में आपको बता दिया गया, न्यूक्लियस के बारे में बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें आपको सारी समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट आपको याद नहीं हो रहा तो उसको बार बार स्किप करके देखो। ठीक है, बैक जाकर देखो वीडियो में, आपको पता चलेगा कि कैसे वो बताई गई है बातें। ठीक है, अब देखते हैं जरा यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक के बारे में। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, समझना है यहाँ पर बातें बहुत समझने वाली हैं, ध्यान से देखना। कह रही ये कोशिका के अंदर यानी कि आंतरिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, देखोगे ये सेल का ही एक पार्ट है बेटा, है ना, सेल का ही कंपोनेंट है ये, और सेल का कंपोनेंट है। और ये क्या करता है बेटा? ये उसको आंतरिक सहायता देता है। आंतरिक सहायता मतलब यानी कि सेल का जो वर्क है ना, सेल का जो फंक्शन है, उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, क्या करता है? ये हेल्प करने का काम करता है। ठीक है, क्लियर है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अच्छा, इसकी भी तो खोज हुई होगी, इसकी भी तो खोज हुई होगी। तो इसकी खोज किसने करी? कैट पॉटर ने की। ठीक है, अल्बर्ट क्लाउड ने की और अर्नेस्ट फुलेम ने की। यानी कि इन तीन व्यक्तियों ने मिलकर किसकी खोज करी? एंडोप्लाज्मिक की खोज करी। क्लियर है। और ये 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होंगी? 2 प्रकार की होंगी। 2 प्रकार कौन कौन सी? एक तो होती है बेटा स्मूथ। कैसी होती है? एक होती है स्मूथ और एक होती है रफ। ठीक है, एक होगा आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे हम शॉर्ट में बेटा क्या कहेंगे? SER। क्या कहेंगे? SER। और इसे RER। याद रखना, पेपर में ये भी लिख कर दे देते हैं, इसलिए आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म बताइए। ठीक है, अब देखो जरा, समझना कि इनका काम क्या क्या है। अगर हम बात करते हैं बेटा SER की, तो वो क्या है? ये कोशिका में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के संश्लेषण में सहायक है। हमने कहा सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट का बनना, ठीक है, और वसा का यानी कि फैट का बनना, ये उसमें हेल्प करेगी। ठीक है, स्मूथ वाली जो है। क्लियर है ये बात। और जो हमारी ये खुरदरी है यानी कि रफ वाली है, ये क्या करती है? हमने कहा ये जलिका के बाहर झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? राइबोसोम कहते हैं। और राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। याद रखोगे बेटा, राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण। यहाँ मैं अलग से भी लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपके पेपर में ये चीज़ पूछी जाती है बच्चों। ठीक है, कि प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन? राइबोसोम। कौन करता है बेटा? राइबोसोम। ठीक है, क्लियर है ये बातें? ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये चीज़। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सभी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ओके, चलिए तो जान लेते हैं कि आखिर राइबोसोम होता क्या है। ठीक है, राइबोसोम होता क्या है ये समझ लेते हैं। देखो, हमने कहा राइबोसोम क्या है भाई? ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में होता है। पहली चीज़ तो ये याद कर लो कि ये दोनों में मिलेगा, आपको प्लांट सेल में भी मिलेगा और एनिमल सेल में भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं। आगे देखो, फिर कहा गया कि इसकी खोज चार्ल्स ई पैलेट ने की थी। किसने की थी बेटा? चार्ल्स ई ने की थी। किसने? चार्ल्स ई ने की थी। याद रखोगे, राइबोसोम
राइबोसोम की खोज करने वाला कौन? चार्ज ई। ठीक है, इजी है, याद हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, कह रहे हैं ये राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी है। ठीक है, किससे बनी है बेटा? तो हमने कहा राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? RNA। ठीक है, RNA और प्रोटीन। ठीक है, ये दो चीज़ों से मिलकर बनी है, RNA और प्रोटीन से। क्या चीज़ बेटा? राइबोसोम जो है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि राइबोसोम किससे बना है, तो आपको याद रखना है RNA और प्रोटीन से बना है। ठीक है, और इसी को बच्चों क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या कहते हैं? ये पॉइंट याद रखोगे। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम किसका है? राइबोसोम का है। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं आपको? ठीक है, तो आपसे पेपर में अगर पूछा जाता है कि विच कंपोनेंट ऑफ द सेल इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, तो आप क्या कहोगे? राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए आगे देखो जरा। आगे ये कहा गया इसका मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, सिंथेसाइज करना। और ये दो प्रकार के होते हैं, 70S एंड 80S। ये जो होते हैं ये छोटे होते हैं बेटा, ये बड़े होते हैं। और ये किस में मिलेंगे? ये माइटोकॉन्ड्रिया और जीवाणु इसके उदाहरण हो गए। और ये क्या हो गए? विकसित पौधे और जंतु। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो कि हमारे में कौन सा होगा? ठीक है, ह्यूमन में कौन सा होगा? तो ह्यूमन में कौन सा होगा बेटा? 80S वाला होगा। क्लियर है? 80S वाला होगा, है ना? यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं, सारी बातें याद हो रही हैं, ऐसी हम आशा करते हैं। ठीक है, अब देखो आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा, वैसे तो हम जानते हैं न्यूक्लियस है, क्योंकि वो कंट्रोल कर रहा है, वो ब्रेन है सेल का, बट कहीं ना कहीं रोल निभाता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सबसे पहले आते हैं इसकी खोज पर। इसकी डिस्कवरी होती है बेटा कब? 1880 में। ठीक है, करने वाला कौन? अल्बर्ट वॉन। कौन? अल्बर्ट वॉन कॉलिकर। ठीक है, याद रख लोगे ना? नाम याद रख लोगे? बताओ, इजी है ना? वैसे इजी है, याद रख लोगे। तो हमने कहा इसकी खोज की अगर बात करें तो किसने करी? अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने की। ठीक है, याद रखोगे इस बात को। इसके बाद देखो जरा, हमने कहा क्या ये जरूरी है, लेकिन 1890 ईस्वी में ऑल्टमैन ने कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति बताई और नाम दिया बायोब्लास्ट। लो भाई, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नाम चेंज कर दिया, इसका नाम क्या कर दिया? बायोब्लास्ट कर दिया। ठीक है, बायोब्लास्ट इसका नाम कर दिया। ठीक है, इजी रहेगा बच्चों। फिर क्या होता है? 1898 में, 1898 में किसने? सी ब्लेंडा ने इसका नाम क्या रखा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब देखो कई सारा डाटा हो गया ना, यहाँ पर कई सारा डाटा हुआ। एक तो आपको ये याद रखना है कि इसकी खोज कब की गई, ये याद रखोगे, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया नाम इसका किसने रखा, केवल ये याद रखोगे बस। ठीक है, और अगर पेपर में आ भी जाता है बाई चांस कि बायोब्लास्ट क्या है, तो आपको याद होना चाहिए क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। आपको तुरंत याद आना चाहिए क्या? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं बायोब्लास्ट। क्लियर है? क्लियर होगा यहाँ पर? ठीक है, आगे देखते हैं जरा। हमने कहा यह कोशिका द्रव में पाई जाने वाली गोलाकार अथवा सूत्राकार रचनाएं होती है। कैसी होती है बेटा? गोलाकार। देख पा रहे हो आप यहाँ पर, है ना? ये क्या है बेटा? यही है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। हर एक सेल के अंदर मौजूद होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती है बेटा, वो देखते हैं जरा। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? हमने कहा माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, यानी कि डबल लेयर होती है इस पर सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है ना, डबल लेयर होती है बेटा, तथा उभार को क्रेस्टी कहा जाता है। इसका जो उभार है ना, ये जो बाहर को दिख रहा है बेटा नीला कलर का, इसको क्या कहेंगे? इसको क्रेस्टी कहेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पावर हाउस। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये आपके पेपर में बनता है बेटा, ये आपके पेपर में 100% बनता है हर बार। ठीक है, तो इस बार भी कैसे छूट जाएगा, इसलिए कह रहे हैं अच्छे से याद करके जाना कि पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। और ब्रेन किसे कहते हैं बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप सभी, कमेंट करके बताएंगे ब्रेन किसे कहते हैं। ठीक है, ब्रेन किसे कहते हैं? कमेंट करेंगे आप सभी।
और लास्ट पॉइंट देखो जरा, कह रहे माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन से संबंधित कार्य होते हैं, ठीक है। और इसमें किस रूप में होती है बेटा एनर्जी, एनर्जी होती है एटीपी के रूप में। किसमें, एटीपी। एटीपी का मतलब क्या है, एटीपी का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे एडिनो ट्राइफॉस्फेट, सॉरी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट, याद रखोगे बेटा ये चीज़, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हमने कहा जो ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन कैसा करता है भाई, ऑक्सीजन की सहायता से रेस्पिरेशन कर रहे हैं ना, श्वसन कर रहा है, तो कितनी एटीपी बनती है बेटा उसमें, 36 एटीपी, ठीक है, 36 एटीपी। लेकिन जो कीड़े मकोड़े ज़मीन के अंदर रहते हैं, है ना, जो मतलब बिना ऑक्सीजन के भी श्वसन कर रहे हैं, उन्हें कितनी मिलती है, 2 एटीपी, ठीक है, कितनी मिलती है, 2 एटीपी। ये बेसिक नॉलेज है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। एटीपी की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए एंड पावर हाउस ऑफ द सेल पता होना चाहिए, दैट्स इट। इतना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से आपके लिए, ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पर, है ना। चलिए आगे देखते हैं जरा। अब आते हैं बेटा किस पे, लाइजोसोम्स, ठीक है। लाइजोसोम्स ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, लाइजोसोम्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो पहली चीज़ तो याद रख लो कि इसकी खोज किसने की, तो किसने की, डी ड्यूवे ने। किसने बेटा, डी ड्यूवे ने इसकी, यानी कि आप खाली डी याद कर लो, क्या दिक्कत है ना, डी याद कर लो कि डी ने किसकी खोज करी, लाइजोसोम की, ठीक है। इसके बाद क्या याद रखो लोग कि कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है, यानी कि लाइजोसोम का काम क्या है बेटा, लाइजोसोम्स का काम क्या है, तो आप कहेंगे लाइजोसोम्स का काम है कि ये क्या करता है, कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है, ठीक है। कोशिका के अंदर क्या करता है बेटा, पाचन का कार्य करता है, डाइजेशन का काम करता है ये, ठीक है। और क्या याद रखोगे, हमने कहा इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम्स पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं कर रहा होता है तो ये उसे नष्ट करने का काम करता है। लो भाई बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको बता दे रहे हैं फिर से, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि लाइजोसोम के अंदर एक ऐसा अपघटक एंजाइम पाया जाता है बेटा, एक ऐसा डिकम्पोजर्स पाया जाता है जो कोशिका के अंदर अगर कोई भाग खराब होता है तो उसको, उस अंग को नष्ट कर देता है ये, ठीक है, उस अंग को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, ठीक है। और नष्ट करने की वजह से, अच्छा आगे पहले समझते हैं, कह रहे जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती तो यह फट जाता है, जब पूरी कोशिका ही काम करना बंद कर दे तो ये क्या करेगा, अपने आप को फोड़ देगा, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाएगी, और इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, याद रखोगे बच्चों, ठीक है। क्या कहा जाता है इसे, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, याद रख लोगे ये बात याद रख लोगे बच्चों, बताओ ये बात याद रख लोगे ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, यहाँ से कि लाइजोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, ठीक है, सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। तो आपको ये दोनों लाइनें बतानी होगी, पहली तो ये और दूसरी ये, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वाला पार्ट भी, ठीक है, लाइजोसोम का। क्लियर है बच्चों यहाँ तक बातें, यहाँ तक सारी बातें आप सभी को समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ज़रा। अब इसके बाद आता है बेटा क्या, गोल्जी बॉडी, यानी कि गोल्जी काय। देखो गोल्जी काय क्या, देख लो इसकी संरचना कुछ इस तरीके से दिखती है बेटा, ठीक है। आपसे संरचना तो नहीं पूछी जाएगी इसकी, ना इसका डायग्राम पूछेंगे, बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या, एक तो इसका काम कि इसका फंक्शन क्या है, और साथ ही साथ में इसकी खोज कब और किसने करी, ठीक है। दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बेसिकली, बस पहली खोज कब और किसने करी, और दूसरी इसके फंक्शन। चलो देखते हैं, अगर हम बात करते हैं बच्चों किस चीज़ की, खोज की, ठीक है। हमने कहा इसकी खोज कब होती है बच्चों, 1898 में। कब होती है, 1898 में होती है, और करने वाला कौन, कैमिलो गोल्जी। कौन है बेटा, कैमिलो गोल्जी, याद रखोगे नाम, कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज करी कब, 1898 में। क्लियर है ये बात। अच्छा ये काम क्या करता है बच्चों, अगर मैं कहूँ कि ये काम क्या करता है तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे ये पदार्थ में, है ना,
ये पदार्थ का परिवहन करता है, पदार्थों का परिवहन करता है या फिर यातायात में सहायक होता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। किसका काम करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इसीलिए हम इसे यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यातायात प्रबंधक। तो गोल्जी बॉडी का काम क्या है? गोल्जी बॉडी का काम क्या है? ये सेल के अंदर जो पदार्थों का एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है उसका काम यही करता है, गोल्जी का है। किसने खोज करी बेटा? कैमिलो ने। कब करी? 1898 में। इतनी बातें याद रखनी है आपको गोल्जी का से, ठीक है? इंपॉर्टेंट रहेगा काफ़ी ज़्यादा ये भी, ठीक है? दो ही बातें पूछते हैं, एक तो इसका फंक्शन पूछ सकते हैं या फिर इसके खोज वगैरह पूछ सकते हैं। बस डिस्कवरी आप याद करके जाना, काफ़ी रहेगा आपके लिए, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं जरा। इसके बाद आता है बेटा क्या? वॉक्यूल्स, यानी कि जिसे हम हिंदी में राजधानी कहते हैं, ठीक है? क्या चीज़ है? वॉक्यूल्स। अब देखो ये वॉक्यूल्स होते क्या है बेटा? अगर हम राजधानी की बात करें तो हमने कहा ये निर्जीव रचना है। कैसी है? निर्जीव है। इसमें तरल पदार्थ भरा हुआ होता है जो कि एक झिल्ली से घिरा हुआ होगा। देख सकते हो यहाँ पर ये जो पदार्थ है बेटा, ये वाला पदार्थ है ना, क्योंकि नाम से ही समझ आ रहा है राजधानी, है ना? नाम से ही पता चल रहा है राजधानी यानी कि रस होगा, लिक्विड होगा एक। और कैसा लिक्विड है? निर्जीव है। कैसा है बेटा? निर्जीव है। और ये झिल्ली से चारों तरफ से घिरा होता है, ठीक है? देख पा रहे हो झिल्ली से ये घिरा हुआ है, झिल्ली से ये घिरा हुआ है बच्चों। अच्छा, रसधानी में एक प्रकार का द्रव्य पाया जाता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म, जिसे हम क्या कहेंगे बेटा? साइटोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है? जो लिक्विड भरा होता है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर मैंने एक सेल बना दी, ठीक है? एक यहाँ पर सेल बना दी बेटा, ठीक है? ये उसका क्या हो गया? जल्दी से बताएंगे, इसे क्या कहेंगे हम? जल्दी से सभी लोग बताएंगे, सभी लोग, सभी बच्चे बताएंगे कि इसको कहेंगे क्या, ठीक है? ये उसके अंदर जितने भी ये पदार्थ वगैरह हैं जो तैर रहे होते हैं बेटा, वो ये है आपका न्यूक्लियस। शाबाश, ये क्या है बेटा? ये न्यूक्लियस आपका, ठीक है? बाहर वाला पार्ट क्या है? बाहर वाला पार्ट है आपका सेल मेम्ब्रेन। क्या है बेटा? सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है? लेकिन अंदर ये जो जहाँ पर तैर रहे हैं ना, ये जहाँ पर तैर रहे हैं, ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड ही क्या है बेटा? कोशिका द्रव्य है, यानी कि साइटोप्लाज्म है। क्या है बेटा? साइटोप्लाज्म है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर होगा? अब देखो कोशिका रस में जल, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। क्या क्या मिलेगा बेटा? एक तो वाटर मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है? और कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ये 3-4 चीज़ें इसमें मिलती हैं हमें। रसधानी जंतुओं में छोटी होती है। कैसे भाई? जंतुओं में छोटी होगी, यानी कि एनिमल सेल में कैसी होगी? छोटी होगी। और पादपों में बड़ी होगी। ये चीज़ याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है बेटा, कि राजधानी जो होगी, वॉक्यूल्स होंगे, ये ह्यूमन के अंदर छोटे होंगे और एनिमल्स के अंदर प्लांट्स के अंदर बड़े होंगे, ठीक है? ये बातें समझ आ रही हैं यहाँ तक? इतनी बातें क्लियर होंगी, है ना? अगर वीडियो को अगर अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर देंगे, ठीक है? जल्दी से लाइक कर देंगे वीडियो को। चलिए आगे देखते हैं जरा। आगे आता है बेटा क्या? लवक। क्या आएगा? लवक, ठीक है? अब ये लवक को समझना है बेटा। लवक होता क्या है? पिगमेंट कहते हैं इसे अंग्रेजी में, ठीक है? क्या कहेंगे? पिगमेंट कहते हैं। अब ये जो लवक होता है बेटा, ये बेसिकली देखा जाए प्लांट में ही पाया जाएगा, है ना? प्लांट में ही पाया जाएगा, ठीक है? आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये जो हरे हरे कलर का दिख रहा है ना, यही क्या है? लवक है। बट यहाँ पर हमें समझना क्या है? हमें देखो यहाँ लिखा है प्लांट सेल में उपस्थित होता है। किस में बेटा? तो याद रखोगे सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? ये प्लांट सेल में होगा, है ना? प्लांट सेल में। क्या एनिमल सेल में होगा? अगर एनिमल सेल में होता ना, आज के समय में ना सभी ह्यूमन हरे हरे दिख रहे होते, फिर हरे, लाल, पीले, गुलाबी ऐसे दिख रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन ये ह्यूमन के अंदर नहीं होता, ये प्लांट सेल में ही होता है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है? अच्छा, इसके प्रकार पूछेंगे तो कह देना इसके 3 प्रकार होते हैं साहब। इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है हरित लवक, ठीक है? कौन सा बेटा? हरित लवक। दूसरा होता है आपका अवर्णी लवक, ठीक है, जिसे हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। और तीसरा होता है आपका वर्णी लवक, जिसे हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है? क्या ये नाम याद हो जाएंगे? बताएंगे, क्या ये नाम याद हो जाएंगे आप सभी को? हो जाने चाहिए ना, ज़्यादा भी कठिन नहीं है। एक है बेटा क्या? एक है आपका हरित लवक। कौन सा है बेटा? हरित लवक, ठीक है? और एक है आपका अवर्णी यानी कि ल्यूकोप्लास्ट कहेंगे, और एक को क्रोमोप्लास्ट कहेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स याद रखने बेटा। जब हम बात करते हैं किसकी? क्लोरो की। क्लोरो मतलब ही होता है क्या? हरा, ठीक है? क्लोरो का मतलब क्या होता है बेटा? हरा, यानी कि ग्रीन।
ठीक है। ल्यूको की बात करें, ल्यूको मतलब कोई भी कलर नहीं, ठीक है, कोई भी कलर नहीं, यानी कि जिसको हम कलरलेस कह सकते हैं, ठीक है, कलरलेस यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद आता है आपका क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब क्या, क्रोमो मतलब कलर, कि कोई सा भी कलर हो सकता है, ठीक है, कोई सा भी कलर हो सकता है, तो क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। अब यहाँ पर एक लवक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका पहला है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरो मतलब हरा वाला। हमने कहा ये भोजन का निर्माण करता है, आपको पता है प्लांट्स के अंदर होता है, पत्तियों में, है ना, और क्या करता है, फूड मेकिंग प्रोसेस में ये अपनी भूमिका निभाता है। हमने कहा हरित लवक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, ठीक है। इसके अंदर हरे रंग का क्या होता है, पर्ण रहित होता है, पिगमेंट होता है, और इसी की सहायता से पौधा क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान अपना भोजन बनाता है। और इसको बेटा याद रखोगे, इसको कोशिका का, पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं, किचन कहते हैं, ठीक है। इजी है ना, याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, ठीक है। कैसा रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, और आसानी से याद कर लोगे कि इसी को क्या कह रहे हैं, किचन कहते हैं हम, किसका, सेल का। क्यों कह रहे हैं किचन, क्योंकि इसी की मदद से प्लांट सेल के अंदर वो अपना भोजन बनाने के समर्थ हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी आपको, ठीक है। तो आपने हरित लवक के बारे में समझ लिया, क्लोरोप्लास्ट के बारे में समझ लिया, ये हरे रंग का होता है और भोजन निर्माण में सहायक होता है बेटा, फूड मेकिंग प्रोसेस में ये क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद देखेंगे ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट की जब बात करते हैं बेटा, ल्यूकोप्लास्ट, तो हमने कहा ये पौधों के उन भागों में पाया जाता है, या उन भागों की कोशिकाएं हैं जिन पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, ठीक है, सूर्य का प्रकाश जहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा, जैसे कि जड़ हो गई, तना हो गया, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो सनलाइट है वो पेड़ों की पत्तियों तक पहुँचता है ना, पेड़ों की पत्तियों तक पहुँचता है, जड़ तक नहीं जाती सनलाइट, तने तक नहीं जाती, इसीलिए इन जगहों पर मौजूद होता है क्या, आपका ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। और इनका काम क्या है, अवर्णीय लवक भंडारण का कार्य करते हैं, किस चीज़ का बेटा, स्टोरेज करते हैं, क्या करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं ये, ठीक है, स्टोरेज का काम करेंगे ये लोग। इसके बाद देखो जरा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्लोरो नहीं, क्रोमो आना चाहिए था, राइट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यस, क्रोमो आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट कर दोगे, इंग्लिश में गलत है, ठीक है, क्रोमो आना चाहिए, क्रोमो। अब देखो हमने कहा जैसे कि फूल, फल, छिलके, बीज, ये सब चीज़ें जो है ना, ये किससे बनी है बेटा, ये आपकी वर्णी लवक से बनी है, ठीक है। किससे बनी है, वर्णी लवक से बनी है। हमने कहा बड़ी लगभग पौधों के उन भागों की कोशिकाएं जहाँ पर ये उपस्थित होती हैं जिसमें रंग उत्पन्न करता है, इसका काम क्या है, रंग को उत्पन्न करना। जैसे हमने कहा टमाटर, है ना, टमाटर हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया। टमाटर आपको लाल कलर का दिखता है ना, लाइकोपिन, कौन सा कलर बेटा, लाइकोपिन, ठीक है। ऐसी गाजर तो हमने कहा कैरोटीन, ऐसी चुकंदर जो दिखता है वो विटामिन, ठीक है। तो ये हो गए हमारे बेटा क्या, ये हो गए हमारे लवक के बारे में हो गए, ठीक है, लवक हो गए, प्लास्ट हो गए हमारे। क्लियर है यहाँ तक बातें, यहाँ तक आप सभी को बातें समझ में आई होंगी, ठीक है, यहाँ तक सभी को बातें समझ आई होंगी। अब देखो जरा, अगर मैं आपको बता दूँ यहाँ से कि मेन इंपॉर्टेंट क्या क्या है ना, मेन चीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं आपके, तो बेटा एक तो सेल की डिस्कवरी, ठीक है ना, सेल की क्या डिस्कवरी याद करके जाओगे, ठीक है। कब और किसने करी, लिविंग सेल हो या फिर डेड सेल हो, दोनों का याद करके जाओगे, ठीक है। मतलब देखा जाए मोटा मोटा कि डिस्कवरीज इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फिर किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो न्यूक्लियस की हो, ठीक है, चाहे वो गोल्जी की हो, किसी की भी हो। दूसरी चीज़ क्या याद रखोगे कि इसके टाइप, प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है, ये दोनों प्रकार की सेल, इनके बीच में आपसे डिफरेंस पूछेगा बच्चों, क्या पूछेगा, डिफरेंस पूछेगा, ठीक है। और क्या याद रखना है, यूकैरियोटिक, है ना, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, इन दोनों में भी क्या पूछेगा आपसे, डिफरेंस पूछेगा बेटा, क्या पूछेगा, डिफरेंस पूछेगा। क्लियर है ये बात। फिर इसके बाद आ जाएंगे हम किस पे बेटा, हम आ जाएंगे सेल वॉल से, एक क्वेश्चन बनेगा, सेल वॉल से बनेगा बेटा, ठीक है, न्यूक्लियस से बनेगा, ठीक है, न्यूक्लियस से बनेगा एक क्वेश्चन, ठीक है। वहीं एक माइटोकॉन्ड्रिया से बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया से बनेगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया आपका, राइबोसोम, ठीक है, और लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम हो गया आपका, ठीक है। इनसे क्वेश्चन बनने वाले हैं, इनसे क्वेश्चन बनने वाले हैं, और जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा, ठीक है, जैसे आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, है ना, यानी कि जितने भी हमने ये पिगमेंट जाने ना, पिगमेंट, ठीक है, जो पौधों में मौजूद होता है वो, ठीक है, इतनी बातें यहाँ से बनने वाली हैं।
तो आपसे हम केवल और केवल इतना ही कहेंगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने यार दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि वो भी अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर सकें बच्चों। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।